वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर एपिसोड 23। प्रिंसेस को खो देने के दुख के बीच जैसे ही वेयो ने अपना नाम सुना, वो अचानक ठहर गई। वही जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, जिसने उदासी और खोने की चुप्पी को तोड़ दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये आवाज प्रिंसेस कैथरीन की ही है, भले ही अभी कुछ पल पहले उसकी आंखों के सामने वो इंसान इस दुनिया से जा चुका था। और तभी उसने कैथरीन को अपने सामने देखा, जो बिल्कुल सेफ थी। कैथरीन तुरंत झुक गई और अगले ही पल वेओ ने बिना सोचे उसे कसकर गले से लगा लिया। चारों तरफ मैडलिन के रॉयल गार्ड्स और थाई पुलिस खड़े थे, लेकिन जब एंटोनी ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, तो प्रिंसेस ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसे पता था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उस पल और कुछ मायने नहीं रखता था। कैथरीन ने कहा कि उसे जिंदा और सेफ देखकर वो बहुत खुश है। वेयो ने भी सॉफ्टली कहा कि उसे भी खुशी है कि कैथरीन ठीक है। फिर वेयो ने पूछा कि आखिर हुआ क्या और ग्रेस ने उसे कैप्चर क्यों नहीं किया। कैथरीन ने जवाब दिया कि हेलेना ने उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। उसने बताया कि कैसे जब ग्रेस ने हेलेना को प्रिंसेस पर नजर रखने का ऑर्डर दिया और वहां से चली गई, उसी पल कैथरीन ने अपना मौका देखा। उसने वादा किया कि अगर हेलेना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो अपने पिता को मना लेगी कि वे उसे माफ कर दें। हेलेना ने हेल्पलेसली कहा कि वो अकेले क्या कर सकती है, क्योंकि ग्रेस के लोग पूरे घर पर नजर रख रहे हैं और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कैथरीन ने समझाया कि अगर वो उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, तो कम से कम उसके भागने का रास्ता खोल दे। ये बातचीत खतरनाक थी, लेकिन कैथरीन ने सोचा कि अपनी समझदारी से वो किसी एक रिबेल को अपनी तरफ कर सकती है। हेनरी, ग्रेस या सैमुअल पर ये तरीका काम नहीं किया था, लेकिन हेलेना अलग थी। उससे हुई बातचीत ने कैथरीन को ये विश्वास दिलाया कि यही मौका है इस नामुमकिन लगती हालत से बाहर निकलने का। जब हेलेना ने पूछा कि वो क्या कर सकती है, कैथरीन ने कहा कि ग्रेस का प्लान उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा और हेलेना को कैथरीन की जगह लेनी होगी। कैथरीन ने आगे समझाया कि उसे यहाँ से निकलना होगा ताकि वेव ट्रैप में न फंसे। उसने वादा किया कि वो हेलेना के लिए मदद भेजेगी और मिलकर वे ग्रेस और बाकी रिबल्स को पकड़ेंगे। हेलेना मान गई और एक बार फिर अदला बदली हुई। कैथरीन ने उसकी जगह ले ली और हेलेना, जो उससे इतनी मिलती जुलती थी कि किसी को शक तक न हो, असली प्रिंसेस की जगह घर में कैद रही। कैथरीन ने उस पल का फायदा उठाया जब गार्ड्स वेयो के लिए एम्बुश की तैयारी में बिजी थे। वो घर से निकलकर जंगल की तरफ भागी, बिना किसी साफ रास्ते के, बस इतना जानते हुए कि उसे रिबल्स के ठिकाने से जितना दूर हो सके निकलना है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो उसे पुलिस मिल जाएगी, जो उसे ढूंढ रही थी। ऐसे में वो ग्रेस की योजना के बारे में बता पाएगी ताकि अपने लोगों को बचा सके। लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ नहीं थी। लंबे समय तक उस विशाल जंगल में उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे गोलियों की आवाज और भिड़ंत की गूंज सुनाई दी। उसने उसी दिशा में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने वटित और थाई पुलिस फोर्स को पाया, जो उस इलाके की तलाश कर रहे थे। आखिरकार वो सुरक्षित थी। कैथरीन की आंखें अब उस बेजान शरीर पर टिक गई जिसने आखिरी पल में उसकी मदद करने का फैसला किया था। हेलेना की वजह से ही वो आज जिंदा थी, वरना वहां उसकी लाश पड़ी होती। उसके सीने पर गहरी उदासी का बोझ था। हेलेना बस एक नया मौका चाहती थी, एक बेहतर भविष्य, और ये उम्मीद कि उसके पिछले फैसलों के लिए उसे माफ कर दिया जाए। वो इम्पोस्टर जिसने उसकी जगह ली थी, असल में ग्रेस का ही एक शिकार थी, ठीक वैसे ही जैसे कैथरीन, जिसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। कैथरीन ने धीरे से हेलेना की आंखें बंद की और उसके बलिदान के लिए धीमे स्वर में धन्यवाद कहा। एपो ने वयो से पूछा कि क्या वो ठीक है। वयो ने जवाब देने की कोशिश की, जब तक ब्लू ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले ही उसका शरीर जवाब दे गया। बुलेट वूंड की वजह से उसका बहुत सारा खून बह चुका था, लेकिन जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा चाहती थी, उसे प्रोटेक्ट कर पाने के सुकून के साथ ही उसका होश धुंधलाने लगा। बस इस आखिरी ख्याल के साथ वो बेहोश हो गई कि ब्लू सेफ और जिंदा है। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। सीन चेंज होता है। कैथरीन धीरे धीरे होश में आई, जैसे कई सपनों के तूफान से निकल रही हो, जिनमें असली यादें बसी थीं। पीछा किया जाना, अपनों को खो देने का डर, और आखिर में हेलेना का वो दृश्य जिसने अपनी जान देकर उसकी रक्षा की थी, सब उसकी आंखों के सामने ताजा था। डर से कांपती हुई वो आधी रात को अचानक उठ बैठी, पसीने से तर, उस भयानक नाइटमेयर से घबराकर जागी हुई। उसने अपने पिता को पुकारा और किंग आर्थर ने तुरंत उसे बाहों में भर लिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि कैथरीन सुरक्षित है, उन्होंने चैन की सांस ली।
थाई अथॉरिटीज की मदद, और सबसे बढ़कर उस इंसान की वजह से जिसके एहसानों को वो कभी नहीं भूल सकते थे, पुलिस वुमन वेयो। प्रिंस कैरल ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि अब वो सेफ है। उसने कहा कि रिबेल्स को खत्म कर दिया गया है और खतरा टल गया है। कैथरीन ने अपने पिता और भाई दोनों से माफी मांगी कि उसने उन्हें इतनी चिंता में डाल दिया। किंग आर्थर ने अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसकी जान सबसे ज्यादा जरूरी है, और असल में माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उसे थाईलैंड अकेले आने दिया। कैथरीन ने जवाब दिया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं। गलती कैथरीन की थी, जिसने ग्रेस पर भरोसा किया, क्योंकि अगर ये ट्रेजेडी थाईलैंड में न होती तो ग्रेस इसे कहीं और अंजाम देती। लेकिन तब उसकी किस्मत और भी बुरी होती, बिना वेयो के। कैथरीन ने तुरंत पूछा कि वेयो कैसी है। कैरल ने बताया कि बुलेट निकालने की सर्जरी सफल रही, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई। वेयो की हालत सुनकर कैथरीन की आंखों में चिंता झलक उठी। उसे याद आया कि कैसे वेयो इंसिडेंट वाली जगह पर ही बेहोश हो गई थी। उसी पल कैथरीन ने आदेश दिया कि वेयो को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन उसके कुछ देर बाद कैथरीन खुद भी बेहोश हो गई। कैद, टॉर्चर और भूख प्यास से कमजोर शरीर अब और सहन नहीं कर पाया। किंग आर्थर ने अब उसे आराम करने को कहा, और वो खुद प्रिंस कैरेल के साथ हॉस्पिटल के रिसेप्शन रूम में चले गए, जहां रॉयल फैमिली के लिए सब इंतजाम किए गए थे। कैथरीन की न्यू असिस्टेंट इज़ाबेल उसके पास ही रही, उसकी देखभाल करने के लिए। कैथरीन ने धीरे से इज़ाबेल को पुकारा और कहा कि उसे कहीं जाना है। इज़ाबेल ने समझाया कि रात काफी हो चुकी है और सुबह तक वेट करना बेहतर होगा। लेकिन कैथरीन ने सिर हिलाकर साफ जता दिया कि उसका इरादा अटल है। उसे पता था कि इज़ाबेल को ये सही नहीं लग रहा, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। अगर सीने में उठ रही चिंता को अभी दूर नहीं किया, तो उसे नींद नहीं आएगी। कैथरीन हॉस्पिटल वार्ड में पहुंची, जहां वटित अपनी बेटी वेयो की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने पूछा, प्रिंसेस ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों ली? कैथरीन ने बिना झिझके जवाब दिया कि वो वेयो को देखने आई है। भले ही उस वक्त इज़ाबेल उसके साथ थी, लेकिन वो वेयो के लिए अपनी चिंता नहीं छुपा पाई। वटित ने गंभीर आवाज में कहा कि वेयो अभी तक एनेस्थीसिया के असर में है और डॉक्टर का कहना है कि सुबह तक होश आ जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रिंसेस ब्लू को सुबह आना चाहिए। कैथरीन ने शांत आवाज में कहा कि शायद आने वाले दिनों में उसके पास यहाँ आने का समय नहीं होगा। अब रिबेलियन खत्म हो चुका था, लेकिन कैथरीन पर कई जिम्मेदारियां थीं। मैडलिन की वारिस होने के नाते अब उसके पास अपनी जिम्मेदारियों से बचने का कोई बहाना नहीं था। कैथरीन ने आगे कहा कि वो कुछ पल वेयो के साथ अकेले रहना चाहती है। ये सुन वटित और इज़ाबेल कमरे से बाहर चले गए, और अब वो वेयो के साथ अकेली थी। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ वेयो की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। वो अभी भी बेहोश थी, उन गंभीर चोटों की वजह से जो कैथरीन के कारण उसे झेलना पड़ा। कैथरीन ने एक्सेप्ट किया कि वेयो को ये दर्द और मौत का खतरा सिर्फ इसलिए सहना पड़ा क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अब वो समझ चुकी थी कि वेयो का उसके लिए प्यार कितना गहरा है। एक ऐसा प्यार जो उसकी जिंदगी में अब तक मिला सबसे कीमती एहसास था। और ये जानकर कि वेयो उसे इस हद तक प्यार करती है, कैथरीन के दिल में एक अनकही खुशी भर गई। वो वेयो के पास बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। मन ही मन उसने थैंक्स कहा कि वेयो ने अपना वादा निभाया, उसकी रक्षा की। उसने आभार जताया कि वेयो ने अपनी जान कुर्बान नहीं की और वो जिंदा है। कैथरीन ने अपने नाजुक हाथों से वेयो की हथेली को छुआ, जो अब भी एनेस्थीसिया के असर से बेहोश थी और इस एहसास से बिल्कुल अनजान। प्रिंसेस ने उसका हाथ कसकर थामा, जैसे उस स्पर्श से सुकून और गर्माहट खोज रही हो। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो चाहत पूरी तरह मिट नहीं पाई। फिर उसे फैसला लेना पड़ा कि अब समय आ गया है और उसे पीछे हटना होगा। उनके बीच फिर से मिलेंगे, जैसे कोई विदाई वाले शब्द नहीं कहे गए। ये वो जज्बात थे जो कैथरीन कहना चाहती थी। लेकिन अब, जब वेयो बेहोश थी, उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। कैथरीन झुककर धीरे से बोली, आई लव यू। हॉस्पिटल में दूसरे दिन रोज ने धीरे से पूछा कि क्या वेयो जाग रही है। वेयो ने धीमी और भारी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम सब साथ ही होगे। जैसे ही वो दोबारा हॉस्पिटल के माहौल में होश में आई, उसने अपने परिवार को अपने चारों ओर खड़ा देखा। सबको एहसास हुआ कि वो ठीक है। उनकी खुशी और ख्याल से कमरे का माहौल हल्का हो गया। वहां उसके सभी कजिन्स और उनके पार्टनर्स मौजूद थे। वेयो ने हॉस्पिटल का कमरा दोबारा देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, लेकिन उसकी आंखों में मायूसी उतर आई, क्योंकि उसे वो इंसान नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी।
भले ही वो जानती थी कि कैथरीन क्यों वहां नहीं है, फिर भी उसके दिल में हल्की सी उम्मीद थी। पीडीन ने पूछा कि वेयो ने आह क्यों भरी। वेयो ने कहा कि कुछ नहीं। एपो ने उसे टोकते हुए कहा कि हम जानते हैं कि असल में वो प्रिंसेस ब्लू को देखना चाहती थी। रोज ने पूछा कि क्या प्रिंसेस ब्लू उससे मिलने आई थी, लेकिन सबके जवाब एक जैसे थे। किसी ने भी प्रिंसेस कैथरीन को वेयो से मिलने आते नहीं देखा था। वेयो को अपनी बची खुची उम्मीद को संभालना पड़ा। उसने कोशिश की कि वो खुद को मायूस न करे और न ही किसी और को दोष दे, खासकर उस इंसान को जो उसके लिए बहुत खास थी। वो जानती थी कि प्रिंसेस ब्लू इतनी ऊंचे मुकाम पर है कि वेयो कभी न तो उम्मीद कर सकती थी, न ही कुछ मांगने की हिम्मत। कैथरीन को जो प्यार और सुरक्षा उसने दी, उसमें कभी भी बदले में कुछ पाने की चाह नहीं थी। तभी वटित कमरे में आए और देखा कि वेयो को होश आ चुका है। वेयो ने घबराते हुए अपने पापा से पूछा, प्रिंसेस ब्लू कैसी है? उसके पिता ने भरोसा दिलाया कि प्रिंसेस कैथरीन ठीक है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो आज सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने टेम्परेरी रेजिडेंस चली गई है। ये सोचकर कि प्रिंसेस ब्लू सुरक्षित है और डॉक्टर्स ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, वेयो को बहुत सुकून और संतोष मिला। लेकिन वेयो को डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा और सर्जरी से ठीक होने के बाद उसे फिजिकल थेरेपी लेनी होगी। इसका मतलब ये था कि आसानी से चलना या प्रिंसेस ब्लू से मिलने जाना अभी उसके लिए नामुमकिन था। इस वक्त वो सिर्फ सोशल मीडिया या दूसरों की बातों के जरिए ही प्रिंसेस कैथरीन के बारे में जान सकती थी। वह वो अंदाजा लगा सकती थी कि उनके बीच का रिश्ता कितना बदल चुका है। अब प्रिंसेस ब्लू कोई साधारण आसानी से मिलने वाली इंसान नहीं रही। वो अब वापस से प्रिंसेस कैथरीन बन चुकी है, मैडलिन की उत्तराधिकारी, चारों तरफ एडवाइजर्स, गार्ड्स और सिक्योरिटी यूनिट्स से घिरी हुई। भले ही वेयो हाल की घटनाओं का अहम हिस्सा रही थी, फिर भी अगर खास परमिशन न मिले तो ब्लू को देखने का कोई तरीका नहीं था। उसके मन में सवाल उठा कि क्या उसे कभी दोबारा कैथरीन से मिलने का मौका मिलेगा। सीन चेंज होता है। कैथरीन ने सभी को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि ये उसकी पहली थाईलैंड विजिट है। उसने माना कि भले ही यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड घटना घटी, लेकिन वो सब मैडलिन के लोगों की वजह से हुआ। उसने ये भी कहा कि वो उन सभी का धन्यवाद करना चाहती है जिन्होंने मदद की, जिसकी वजह से वो थाईलैंड की हॉस्पिटैलिटी को बहुत एडमायर करने लगी है। बैंक्वेट में बोलते हुए कैथरीन ने फॉर्मली माफी मांगी कि उसकी वजह से देश में इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। थाई गवर्नमेंट ने भी रॉयल्टी का पूरे सम्मान से स्वागत किया। इससे दोनों देशों के बीच रिलेशंस और मजबूत हो गए। उस शाम प्रिंसेस बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक एलिगेंट इवनिंग ड्रेस पहनी थी, दिलीना रॉयल फैमिली का नेकलेस और क्राउन भी, जिसने सबका ध्यान प्रिंसेस की ओर खींच लिया। लेकिन इतने लोगों के बीच भी कैथरीन को एक खालीपन महसूस हो रहा था। कैरल ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि क्या वो पार्टी एंजॉय नहीं कर रही। कैथरीन ने उल्टा उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। कैरल ने कहा कि हॉस्पिटल से लौटने के बाद से उसका चेहरा परेशान दिख रहा है। कई दिन हो गए और उसने उसे एक बार भी मुस्कुराते नहीं देखा। कैरल समझ नहीं पा रहा था कि अब जब सब ठीक हो चुका है और कैथरीन वापस अपने लोगों में आ गई है, फिर भी उसकी बहन इतनी परेशान और उदास क्यों लग रही है। कैथरीन ने स्वीकार किया कि शायद इसलिए क्योंकि उसने बहुत चैलेंजेस झेले और बहुत कुछ खोया भी। इस पर कैरल ने वादा किया कि अब से वो उसकी रक्षा करेगा और मैडलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी मदद करेगा। कैथरीन ने राहत महसूस करते हुए कहा कि उसे सुकून मिला। कैरल ने हल्केपन से कहा कि पलक झपकते ही कल हो जाएगा, जिस पर कैथरीन ने धीरे से जवाब दिया कि हाँ, और मैडलिन लौटने का वक्त भी आ गया है। कैथरीन मन ही मन सोच रही थी कि हॉस्पिटल छोड़ने के बाद से उसे किसी भी पर्सनल चीज का ध्यान रखने का वक्त नहीं मिला। न ही वो कुछ ऐसा कर पाई जो ड्यूटी से बाहर हो। वो उन लोगों से भी नहीं मिल पाई जिनके बारे में उसने सिर्फ वटित से सुना था। कैरल ने कहा कि कल उसे आखिरकार मौका मिलेगा वेयो को धन्यवाद कहने का। सब इतना हेक्टिक रहा कि उसे उससे ठीक से बात करने का समय ही नहीं मिला। कैथरीन सोच रही थी कि जब वो, उसके पिता और कैरल अगले दिन हॉस्पिटल जाकर वेयो से मिलेंगे तो वहां क्या होगा। उसे नहीं मालूम था कि वेयो अब उसके बारे में क्या सोच रही होगी। शायद अब वेयो उसे एक कोल्ड हार्टेड प्रिंसेस मान चुकी होगी, जो दूसरों को नजरअंदाज करती है जब तक उनसे कोई फायदा ना हो। लेकिन कैथरीन चाहती थी कि वेयो जाने के इन कुछ दिनों में मिले बिना भी उसने कभी उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। उसने मन ही मन कहा, वेयो, क्या तुम जानती हो
कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मेरे हर एक पल में तुम हो। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।